नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है कठिन सफ़र और उसका सीज़न 2। सीज़न फर्स्ट आप ज़रूर पढ़िएगा। सीज़न फर्स्ट पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप सीज़न फर्स्ट को पढ़िएगा। चलिए अब सीज़न 2 के इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। मेकअप इज़ एन आर्ट, ये बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था और उस बिल्डिंग पर बहुत बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे बाहर, जिन पर कुछ मॉडल्स की तस्वीरें थी। हर बैनर पर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा हुआ था, जैसे मुस्कान ही असली सुंदरता है, खूबसूरती देखने वालों की नज़रों में होती है, हर पल को खुलकर जिए, चुनौतियों का करे खुलकर सामना, जीत लो ज़माने को, अब करे देश का नाम रोशन, अब चेंज को एंजॉय करें, अब कॉपी करें अपने फेवरेट हीरोइन को, अब स्टार जैसी स्टाइलिंग घर पर, खुद को गिफ्ट करे खूबसूरती का नया जादू, कोमलता ऐसी जो छूते ही हाथ फिसल जाए। और भी इसी तरह के ढेरों बैनर्स लगे हुए थे, जो वहाँ उस बिल्डिंग के आसपास ही नहीं बल्कि पूरे शहर में लगे हुए थे, बल्कि पूरे देश में लगे हुए थे। शहर में स्थित एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी, बहुमंजिला इमारत जो बाहर से देखने में ही अंदर का हाल बयां करती हो। शायद वो शहर में बनी सबसे बड़ी और खूबसूरत बिल्डिंग थी। वो बाकी इमारतों की तरह आम नहीं दिखाई देती थी, बल्कि वो सबसे अलग और सबसे ज़्यादा आकर्षक दिखती थी, जो वहाँ आने वाले हर व्यक्ति को आकर्षित करती थी। जितने लोग वहाँ बने टूरिस्ट पैलेस को देखने नहीं आते, उससे कहीं ज़्यादा लोग उस बिल्डिंग को देखने के लिए आते थे। बाहर से यूनिक सी शेप दी हुई खूबसूरत सी वो बिल्डिंग 15 मंजिला थी। रात में बेहद ही अलग ढंग से लगी हुई लाइटों से वो बिल्डिंग जब जगमगाती थी तो दूर से गैलेक्सी सी नजर आती थी। इसलिए उस बिल्डिंग का नाम था गैलेक्सी टावर। रात के समय में आकाश में स्थित किसी गैलेक्सी से कम बिल्कुल नहीं लगती थी ये बिल्डिंग जितनी यूनिक थी उतनी ही यूनिक थी इसकी ओनर, और उतनी ही यूनिक थी इसके एम्प्लॉय। इसमें किसी के लिए जॉब पाना भी तो बड़ा यूनिक ही था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित गैलेक्सी टावर में, राजस्थान तो क्या भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का सपना था कि एक बार मुश्किल से ही सही उस कंपनी में जॉब पाना। लेकिन इतना आसान कहाँ था, सब कुछ मिलता तो वो फिर इंडिया की टॉप ब्रांड कंपनी थी। वहाँ नौकरी पाने के लिए एक से ज़्यादा पेपर एग्जाम्स और इंटरव्यूज़ होते थे। उसके बाद ही उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें नौकरी पर रखा जाता। भारत की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक ब्रांड थी वो, और वहाँ पर एक बार जॉब मिल लगने के बाद तो ज़िंदगी आसान हो जाती थी। वहाँ हर एक व्यक्ति को उसकी उम्मीद से ज़्यादा सैलरी मिलती थी। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को पैसे देकर ख़रीदा नहीं जाता था, बल्कि उन्हें ये एहसास दिलाया जाता था कि ये पैसे, ये सैलरी उसके काम की इज्जत है, उसके काम का प्राइस है। इसलिए हर व्यक्ति उस कंपनी को अपना समझता था और बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता था। हाँ, बस एक चीज़ थोड़ी अलग थी, और वो था कि इतनी बड़ी कंपनी की मालिकीन एक औरत थी और वो खुद इस कंपनी को संभालती थी, ना ही कोई एमडी या सीईओ रखा हुआ था। पैसे से लेकर हर सुख सुविधा तक सबको खुश कर देते थे, लेकिन बॉस से हर कोई डरता था। वो डर ऐसा था जो सिर्फ एक डर नहीं था, बल्कि एक साया था जो हर वक्त उनके साथ रहता था। कंपनी की ओनर को ड्यूटी आवर्स में सिर्फ और सिर्फ काम चाहिए था। फालतू की गॉसिप उन्हें किसी भी कीमत पर पसंद नहीं थी। अगर किसी को कोई तकलीफ होती तो वो डायरेक्ट ओनर से बात करे, तो प्रॉब्लम अब एम्प्लॉय की नहीं बल्कि ओनर की हो जाती थी। अगर कोई ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करे तो सीधा बाहर। बॉस आ रही है। वहाँ कंप्यूटर पर काम कर रही एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा, जो वर्किंग टेबल पर बैठी फ़ोन पर बातें कर रही थी। उस लड़की ने तुरंत फ़ोन काट दिया और झट से टेबल से उतर अपने काम में लग गई। टक टक की आवाज़ करते हुए जब उसने एंट्री की तो सबके कान खड़े हो गए और ऑफिस में लगभग शांति पसर गई। पेंसिल हिल सैंडल, वाइट पैंट, ब्लू टॉप और उस पर
वाइट ब्लेजर पहने उस लड़की ने जब अपनी आंखों से गॉगल्स उतारे तो वो किसी हॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। कमर से थोड़ी ऊपर तक आते सेमी कर्ल बाल, जिनका कलर हल्का ब्राउन था। लेफ्ट हाथ में लग्जरी ब्रांड की गोल्ड कलर की चैन की घड़ी, कानों में डायमंड्स के इयररिंग्स जो लगभग कानों से चिपके हुए थे। चेहरे पर हल्का सा मेकअप, आंखों में काजल और होठों पर न्यूड लिपस्टिक। उसने बिना नजरें घुमाए ही चारों तरफ देख लिया और अपने केबिन में चली गई। उसके केबिन में आते ही पियोन को बुलाया, जो उनके पीछे ही था। सामने आया। जी मैम, प्रीति को मेरे केबिन में भेजो। जी मैम, और मेरे लिए एक कॉफ़ी भी, फास्ट। ओके मैम, कहकर पियोन तेज कदमों से वहां से चला गया। बड़ी सी आलीशान कुर्सी पर बैठी वो दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाए सामने लगी फोटो को देखने लगी और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पियोन ने प्रीति के पास आकर धीरे से उसे बॉस के ऑफिस में जाने के लिए कह दिया। प्रीति उठकर बॉस के कैबिन में चली गई, जहां मैडम अपने दोनों कोहनियों को टेबल पर टिकाकर और अपनी ठुड्डी अपने हाथों पर टिकाए सामने लगी तस्वीर को निहारे जा रही थी। ठीक उसके हाथों के आगे नेम प्लेट रखी थी, जहां पर लिखा था आशा रस्तोगी, एमडी चेयरपर्सन। मैम, आपने मुझे बुलाया? प्रीति ने डरते डरते केबिन में घुसते हुए कहा। आशा ने कुछ कहा नहीं और सामने टेबल पर एक कागज सरका दिया। प्रीति लेटर को देखकर डर गई। जिसके लिए डर रही थी वही हो गया, क्योंकि बॉस को किसी भी काम में लापरवाही पसंद नहीं थी और वो किसी भी इंसान को दूसरा मौका ना देकर सीधा टर्मिनेशन लेटर हाथ में पकड़ा दिया करती थी। प्रीति ने कांपते हाथों से लेटर उठाया और लड़खड़ाती जुबान से बोली, लेकिन मैम, लीव। आशा ने उसकी बात सुने बिना ही कहा। प्रीति धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए केबिन से बाहर निकल गई और अपनी जगह पर चली गई। सब ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो वो लोग समझ गए कि सुबह मैम ने प्रीति को टेबल पर बैठकर फोन पर बातें करते हुए देख लिया होगा। आशा को बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि कोई काम करने वाले टेबल पर बैठे। वो पहले ही सबको बता चुकी थी कि बैठने के लिए ही कुर्सियां बनवाई गई हैं। टेबल पर बैठकर अपने आप को कूल दिखाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर कोई मुझे कागज रखने वाले टेबल पर बैठा मिला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिस टेबल पर हम अपने काम को यानी अपनी अर्चना को रखते हैं, उस पर हम कैसे बैठ सकते हैं? ये चीज़ हमारे संस्कार दिखाती है और मुझे अपने ऑफिस में कोई भी व्यक्ति असंस्कारी नहीं चाहिए। और ऊपर से प्रीति काम के वक्त में बेपरवाही से फ़ोन पर बातें भी कर रही थी। प्रीति की दोस्त उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देते हुए बोली, कोई बात नहीं प्रीति, रो मत यार, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा विधि? ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? तू जानती है ना, मेरे पापा हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनका इलाज अभी 3 महीने और चलेगा। इस नौकरी की वजह से ही मैं उनका इलाज इतने अच्छे हॉस्पिटल में करवा पा रही थी। ये नौकरी चली गई है तो मैं कैसे उनका इलाज करवा पाऊंगी? इतने पैसे मुझे कौन देगा विधि? बोल ना, कौन देगा? विधि अपने पापा को याद करके बिलख पड़ी। प्रीति की हालत देखकर वहां मौजूद सबको उस पर दया आ गई। विधि की आंखों में भी हल्की सी नमी आ गई। सभी एम्प्लॉय में से एक आगे आया और बोला, प्रीति, मेरे पास कुछ सेविंग्स है, मैं वो तुझे दे दूंगा। उसे देखकर और भी कुछ लोग आगे आए और सब ने अपने अपने पैसे देने की बात कही। तब तक आशा वहां आ चुकी थी। उसने सबको वहां देखकर कहा, क्या हो रहा है यहाँ? ये सब सब लोग मैम को देखकर हड़बड़ा कर अपनी कुर्सियों की तरफ भागे। कोई अपनी नौकरी खोना नहीं चाहता था। आशा ने प्रीति को वहां देखकर कहा, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, गई क्यों नहीं? प्रीति कुछ बोलने को हुई। मैम, वो ड्राइवर को साथ भेजो क्या? आशा ने कहा और बिना उसके जवाब का इंतजार किए अपने ड्राइवर को कॉल कर दिया। आशा ने कॉल करके कहा, ड्राइवर,
प्रीति को सिटी हॉस्पिटल तक छोड़ देना। ओके मैम, ड्राइवर ने कहा तो आशा ने फ़ोन काट दिया। वहाँ मौजूद किसी को कुछ समझ नहीं आया। प्रीति ने नासमझ स्थिति में कहा, सिटी हॉस्पिटल क्यों मैम? तुम्हारे पापा तो वहीं पर भर्ती है ना? और तुमने कहा था कि इस बार हॉस्पिटल में कुछ एक्स्ट्रा पैसे जमा करवाने हैं, इसलिए ये चेक चेक ले जाइए। अगर और रुपयों की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। आप जल्दी से जाओ। आशा ने चेक प्रीति को देते हुए कहा। प्रीति हैरान हो गई और कुछ बोल ना सकी। आशा ने उसको चुप देखकर कहा, क्या हुआ? वहाँ से उनको शिफ्ट कर दिया क्या? मैंने कहा था ना, उनका कितना भी खर्चा लगे मैं संभाल लूँगी, लेकिन तुम उन्हें बेस्ट हॉस्पिटल में ही दिखाओ। प्रीति आशा की बात सुनकर भावुक हो गई और उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए। आशा ने उसे रोते हुए देखा तो बोली, क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? हाँ मैम, वो ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, कहकर उसकी आंखों से ही कृतज्ञता जाहिर की और ऑफिस से बाहर की तरफ दौड़ गई। आशा ने सबकी तरफ घूर कर देखा तो सब लोग अपने काम में फिर से लग गए। आशा वापस अपने केबिन में चली गई। कैलिफोर्निया समुद्र तट पर रेत में आनंद लेने के बाद शान और उसका दोस्त जैक काफ़ी लेट घर पहुंचे और सो गए। शान, जल्दी कर यार, हम लेट हो जाएंगे। वैसे भी रोज़ लेट ही होते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? उस लड़के ने बिस्तर में लेटे लेटे ही कहा। आज मैं तुम्हारी वजह से लेट नहीं होऊंगा। अगर तुझे रोज़ लेट होने का शौक है तो पड़ा रहे, मैं जा रहा हूँ। तू जब उठे तब आ जाना। कहकर जब उसका दोस्त जैक जाने लगा तो उस लड़के ने झट से उठते हुए कहा, रुक, 1 मिनट रुक जा। क्या है? शान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके कंधे से बैग उतारकर सोफे पर रख दिया और बोला, हम दोनों साथ ही चलेंगे। अगर तू चाहता है कि लेट ना हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरा एक काम कर दो। तू जल्दी बोल, काम क्या है? टाइम बहुत कम है। मेरे कपड़ों में आयरन कर दे, तब तक मैं नहा कर आता हूँ। कहकर वो लड़का बाथरूम में घुस गया और उसका दोस्त मुंह फाड़े बस उसे ही देखता रहा। ये शान भी ना, पता नहीं ऐसा कौन सा मनहूस पल था जो ये मुसीबत मेरे गले पड़ गई। उसका दोस्त खुद में ही बड़बड़ाया और उसने कपड़े लेकर इस्त्री करने लगा। शान नहाकर बाहर आया तो उसने देखा उसके कपड़े इस्त्री करके बेड पर रखे हुए हैं। उसने कपड़े पहने और बालों को हेयर ड्रायर से सुखाते हुए बोला, डार्लिंग, मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी लगा दे प्लेट में प्लीज़, वरना हम लेट हो जाएंगे। चुप कर, बड़ा आया डार्लिंग वाला। दोबारा डार्लिंग बोला तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। उसका दोस्त झल्ला कर बोला। शान ने ड्रायर रखा और उसके गले में हाथ डालते हुए बोला, तुम तो मेरी दूसरी घरवाली हो। उसके दोस्त ने उसे खुद से अलग किया। अच्छा, तो फिर पहली घरवाली कौन है? उसने घरवाली शब्द पर जोर देते हुए और आंखें छोटे करते हुए पूछा। शान ने यह सवाल सुना तो उसके चेहरे के भाव ही बदल गए और वो बिना जवाब दिए कमरे से बाहर निकल गया। उसका दोस्त वहीं खड़ा सोचता रहा, ऐसी भी क्या ऐसा भी क्या पूछ लिया मैंने जो वो इतना सैड हो गया। वो शान को मनाने के लिए उसके पीछे गया तो देखा शान खुद ही खाना निकाल कर गुस्से में खा रहा था। उसकी आंखों में एक अनोखा सा दर्द उतर आया था जिसकी वजह से जिसकी वजह वो नहीं जानता था। जब शान का ऐसा चेहरा देखा तो जैक ने उस समय उस विषय पर उससे ज़्यादा कुछ कहना या पूछना उचित नहीं समझा और उसके नाश्ता ख़त्म करने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद जैक ने माहौल बदलने के लिए कहा, शान, मैं क्या कह रहा था ना कि तू आज आराम कर, मैं संभाल लूँगा तेरी जगह। हाँ, पता है क्या संभाल लेगा तू। कल ही मेरे हाथ में चेक काट कर दे देंगे वो लोग और कॉलेज से दफ़ा कर देंगे। शान ने बेतरतीब से खाना खाते हुए कहा, ये भी सही कहा। चल तो फिर जल्दी से खाना फिनिश कर, हम ही लेट रहेंगे तो फिर दूसरों को क्या ज्ञान देंगे। वैसे भी इस कॉलेज में आज तेरा पहला दिन है। जैक ने कुछ बुक्स उसके बैग में रखते हुए कहा। तू बाइक निकाल,
मैं आता हूँ, शान ने कहा तो जैक बाहर चला गया। शान झट से अपने कमरे में गया और उसने अपनी अलमारी से एक फ़ोटो निकाली और मन ही मन बोला, भगवान से कहना कि मेरा पहला दिन अच्छा हो। कहकर उसने पहले उसे सीने से लगाया और फिर उस पे किस किया और फिर वापस संभाल कर अपनी अलमारी में रख दिया। शान जल्दी आ जा यार, बाहर से जैक की आवाज़ आई तो शान ने अपना बैग उठाया और तेज कदमों से चलते हुए वो भी दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। आज बाइक मैं चलाऊंगा, जैक ने कहा। नो वे, ये बात तू पिछले 5 साल से बोल रहा है। लेकिन शान ने कहा और उसके हाथ से बाइक की चाबी छीन ली। जैक ने चाबी लेने की कोशिश की लेकिन नहीं ले पाया तो मन मारकर शान के पीछे बाइक में बैठ गया। शान ने बाइक स्टार्ट की और कॉलेज की तरफ दौड़ा दी। शान, तू कुछ पढ़ कर आया है क्या? कहीं पहले ही दिन तेरा पोपट ना हो जाए, जैक ने कहा। शान ने एक मुक्का जैक के पैर पर मारते हुए हंसकर कहा, मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है? मैं उस पूरे कॉलेज को पढ़ा सकता हूँ। पूरे कॉलेज को तो छोड़, बस अपनी क्लास का ध्यान रखना। ओवर कॉन्फिडेंस में मत हो जाना, जैक ने चुटकी लेते हुए कहा। अरे तू फिक्र ना कर, आज पूरा कॉलेज तेरे भाई का दीवाना हो जाएगा। बस तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। शान ने भी नहले पे दहला मारा। यार शान, मुझे बुरा क्यों लगेगा? अब तक तू कहीं सेटल नहीं हो पाया है, अब सेटल हो जाना, जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। शान ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, सेटल होना भी कौन चाहता है? एक बार सेटल होकर मैंने नतीजा देख लिया है, दोबारा अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। जैक ने उसके कंधों पर हाथ अपना सिर टिका दिया और बोला, तू और तेरी रहस्यमयी बातें। शान कुछ नहीं बोला और उसने अपनी बाइक को की स्पीड बढ़ा दी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया, अमेरिका। अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर से इस कॉलेज की अच्छी खासी पहचान है। एजुकेशन के लिए यह एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है जो विश्व की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में अपना स्थान रखता है। इंडिया से भी बहुत से स्टूडेंट यह पढ़ने आते हैं। सब कुछ एकदम बेहतरीन, बिल्डिंग से लेकर पढ़ाई की गुणवत्ता तक। शान ने तेज़ रफ्तार की बाइक से कॉलेज के अंदर एंट्री की तो सबकी नज़र एक बार के लिए उसकी तरफ चली। शान ने पार्किंग एरिया में बाइक खड़ी की और चाबी को अपनी उंगली में घुमाते हुए बोला, एकदम हीरो जैसी एंट्री थी ना? हाँ, लेकिन थोड़ा धीरे भी चला सकता था ना बाइक को, जैक ने चिढ़कर कहा। तू हमेशा बुद्धू ही रहेगा, अटेंशन मिलती है ऐसे। सब ने मुझे मुड़ मुड़ कर देखा मेरी बाइक की स्पीड की वजह से। अगर मैं नॉर्मल स्पीड से होता तो कोई ध्यान देता क्या? तू ही बता, तेरी बगल से कितने लोग बाइक से गुजरे, तूने ध्यान दिया? नहीं ना? कहकर शान वहाँ से अंदर की तरफ चला गया। दोस्तों, इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। उसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इसके पार्ट थोड़े छोटे आएंगे क्योंकि फिर ये बीच में रह जाएगी, छूट जाएगी, क्योंकि कंटिन्यू लिखना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके छोटे पार्ट आएंगे तो उसके लिए प्लीज़ मुझे बार बार मत टोकिए। कमेंट करके बताइए कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले।